पुस्तक है जिसकी रचना अबुल फजल ने की। अबुल फजल अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न था अबुल फजल, और उसने आयने अकबरी की रचना की। कब की? 1598 में। यानी अकबर जब गद्दी पर बैठा 1556 में गद्दी पर बैठा था, और यह पुस्तक तैयार हुई 1598 में, अर्थात अकबर के शासन गद्दी पर बैठने के 42वें साल। 56 में 42 जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा। और इस पुस्तक के 3 भाग हैं, और 3 भाग है मतलब कह सकते हैं कि 3 जिल्द है। वो 3 जिल्द कौन कौन है? पहली जो पुस्तक है ये तो पहले 3 ही भाग था मूल, लेकिन अब कई जगह मिलेंगे कि इसके 5 किताब हैं, क्योंकि अलग अलग भाग में बांट दिए गए। लेकिन शुरू में 3 ही भाग था और 3 ही जिल्द था, मतलब 3 पुस्तक था उसका, और 3 भाग था, अलग अलग भाग। जैसे पहला भाग में वर्णित है, पहली किताब जो उसका है उसमें उसका नाम है मंजिल आबादी। मंजिल आबादी में शाही घर परिवार के विषय में, राजा के विषय में, उसके मंत्रियों के विषय में, उसके घर के विषय में, उसका रहन सहन के विषय में, मतलब राजा से जुड़े, अधिकारियों से जुड़े, मंत्रियों से जुड़े लोगों का जिक्र है इसमें। शाही घर परिवार के विषय में जिक्र है। इस पहली किताब जो है, 3 किताब है, आईने अकबरी की 3 किताब है। पहली किताब है मंजिल आबादी, दूसरी किताब है सिपाह आबादी। इसमें सैन्य प्रशासन के विषय में, सेना द्वारा विजयों, मतलब जो युद्ध किया गया और उसमें विजय जो हासिल हुआ उसका जिक्र है, सैन्य प्रशासन का जिक्र है, और नागरिक सेवा का जिक्र है दूसरे पुस्तक में। और तीसरी किताब जो है मुल्क आबादी, मुल्क आबादी में 12 सूबों का जिक्र मिलता है। 12 सूबा कहे यानी कि जिला, मतलब पूरा जितना प्रशासन था, जितना एरिया में, तो उन क्षेत्रों का जिक्र है, उन गांवों का जिक्र है। किसमें? तीसरी पुस्तक कह सकते हैं, तीसरी किताब जिसका नाम है मुल्क आबादी। इसी किताब में एक टर्म है, एक शब्द है जमा और हासिल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजनल हो सकता है अगर आप बारीकी से ध्यान ना रखेंगे तो। जमा क्या होता था कि जो किसानों के साथ निर्धारित किया जाता था कि आपसे इतना टैक्स लिया जाएगा, तो उस निर्धारित किए गए राशि को ही जमा कहा जाता था। और जो एक्चुअल में भरा लिया जाता था, जमा कर लिया जाता था, मतलब वसूल लिया जाता था, ध्यान रखेंगे, जो वसूल लिया जाता था, वसूली की गई राशि को कहा जाता था हासिल। तो जमा और हासिल में अंतर समझे। ये निर्धारित होता था, जैसे मान लिया जाए कि आप लोग के लिए किसी प्रकार का, मान लीजिए आप लोग ने टीचर्स डे मनाने का फैसला किया, उसमें कुछ शुल्क डिसाइड किया कि हाँ 80 रुपया जमा करना है सभी को, तो ये जमा हो गया निर्धारित। और कोई बच्चा मान लीजिए 85 रुपया दे या 100 रुपया दे, बढ़ चढ़ के दे, तो ये क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो 50 रुपये या 100 रुपये दे रहा है, वो हासिल कहलाएगा। अब समझते हैं सम्रांत किसान किन्हें कहा जाता था मुगल काल में? तो गुजरात के वैसे किसान जिनके पास 6 एकड़ की जमीन होती थी। 1 एकड़ में होता है 25 कट्ठा, यानी 25 छक्का कितना हो गया? 150 कट्ठा अगर जमीन जिसके पास है, थोड़ा मोड़ा 150 कट्ठा होता है, बहुत होता है ना, तो उतना जमीन जिस किसान के पास होता था उसे सम्रांत किसान माना जाता, 6 एकड़। जबकि बंगाल में 5 एकड़ जिस किसान के पास होता था उसे सम्रांत माना जाता था। गुजरात बड़ा है तो याद रखेंगे ज्यादा है इसके, यानी 6 एकड़। बंगाल यहाँ छोटा दिखाई पड़ रहा है, कम अक्षर प्रयोग हो रहा है, इसमें 5। गुजरात ज्यादा अक्षर प्रयोग है। अच्छा, तो इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। जो मुगल काल में थे किसान थे, उसके पास औसत क्या होता था, मतलब सभी किसानों के पास कम से कम 1 जोड़ी बैल और 2 हल होता ही होता था। ठीक है, 1 जोड़ी बैल क्या मतलब 2 बैल और 2 हल, 2 जोड़ी मत कर दीजिएगा यहाँ पर। किसान लोग अक्सर शिकायत करते रहते थे, आपको मालूम ही है, डिटेल में बताए हैं। किसान लोग का शिकायत ही था, उत्पादन कम होता था, उसके साथ अत्याचार होता था, वो शिकायत करते रहते थे। इसलिए जब कर में छूट नहीं मिलता था तो ग्राम पंचायत से गुहार लगाते थे कि हमारे लिए कुछ आप बात कीजिए जमींदारों से, है ना। तो अपनी शिकायत डायरेक्ट किसके पास रखते थे? ग्राम पंचायत के पास रखते थे। ग्राम पंचायत आप जान रहे हैं अच्छी तरीके से। उस समय मुगल काल में देखिए क्या होता था कि दहेज के रूप में वर पक्ष, जो वर पक्ष होता था वो दुल्हन पक्ष को, यानी कन्या पक्ष को दहेज के रूप में दुल्हन की कीमत को अदा करता था, दुल्हन की कीमत देता था। मतलब कहीं ना कभी
अभी जो वर्तमान सिस्टम है उससे अपोजिट था। अभी क्या होता है, अभी कन्या पक्ष वाले वर पक्ष को देते हैं दहेज, लेकिन उस समय मुगल काल में ठीक उल्टा था। एक व्यक्ति हैं इटली के, इतावली व्यक्ति हैं, ईरान के व्यक्ति हैं, जिसका नाम है जोवानी कारेरी। जोवानी कारेरी का एक कथन था कि भारत में पूरी दुनिया से चांदी का बहाव है, मतलब चारों तरफ से भारत में चांदी ही चांदी आ रहा है। मतलब व्यापार जो होता था, व्यापार के माध्यम से भारत में बहुत, मतलब चांदी से व्यापार किया जाता था। मतलब भारत में विदेशों यहाँ से जो भी सामान गया, मसाला वगैरह बहुत कुछ जाता था, वस्त्र वगैरह जाता था, तो बदले में भारत को चांदी प्राप्त होती। इसलिए ये कथन है कि भारत में चांदी का बहाव था। किसका? जोवानी कारेरी का। 19वीं सदी में अंग्रेज, यानी 19वीं सदी कहे तो मतलब 1801 से लेकर 1900 की बात कर रहा है। उस समय अंग्रेज अफसर भारत को एक छोटा गणराज के रूप में देखते थे। मतलब जब भारत में कहीं ना कहीं अंग्रेजों का शासन था और शासन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था अंग्रेजों का, तो भारत को एक छोटा गणराज के रूप में देखते थे। मतलब छोटा समझते थे, और गणराज मतलब कहीं कहीं गिने चुने यहाँ पर राजा वगैरह थे जो अपना शासन चला रहे थे, छोटा गणराज के रूप में देखता था। इंपोर्टेंट प्रश्न में आ सकता है कि मुगल काल में भूमि के प्रकार, तो जो मुगल काल में मुख्यतः 4 प्रकार के भूमि था, उसका जिक्र करेंगे। पहला भूमि है पोलज भूमि, यह सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होता था। ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सी भूमि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ होती थी। ऑप्शन दे देगा पोलज भूमि, चाचर भूमि, परती भूमि या बंजर भूमि। तो आप स्पष्ट रूप से बंजर तो लगाएंगे नहीं, परती तो लगाएंगे नहीं, कंफ्यूजन हो सकता है चाचर और पोलज में। लेकिन अभी पढ़ ले रहे हैं तो अच्छा से याद भी कर ले रहे होंगे कि पोलज ही सर्वाधिक उपजाऊ भूमि था, क्योंकि इस भूमि पर फसल बार बार बदल कर लगाया जाता था, क्योंकि उपजाऊ बहुत, ये भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ थी और बार बार इस पर खेती, हर एक वर्ष खेती की जाती थी और फसल को बार बार बदल बदल कर किया जाता था। ऐसे भी जिस खेत पर आप कृषि करते हैं वहां पर फसल को बदल बदल कर ही करना चाहिए। उससे क्या होता है कि उर्वरक क्षमता मिट्टी का बना रहता है। तो इस प्रकार का भूमि सर्वाधिक उपजाऊ होता था। दूसरा है चाचर या चच्चर भूमि। चाचर या चच्चर भूमि, इस प्रकार की भूमि 3-4 वर्षों के बाद ही खेती की जाती थी, तो इस प्रकार की भूमि को बोलेंगे चाचर भूमि। 3-4 नाम से ही लग रहा है 4-4, मतलब 3-4 ऐसे आप दिमाग में बैठा लेंगे तो याद रहेगा हमेशा। आगे है परती भूमि, प से स्टार्ट है तो कहीं न कहीं आप 5 दिमाग में बैठा लेंगे। और सॉरी, बंजर भूमि पहला हम देखेंगे। बंजर भूमि, ये बंजर भूमि है। पहले यहाँ 3-4 वर्ष का बात की, अब यहाँ 5 वर्ष की बात करेंगे। बंजर भूमि 5 वर्षों से ज्यादा समय से खेती जिस भूमि पर नहीं की जाती थी उसे बंजर भूमि कहते हैं। मतलब अगर 5 वर्ष से ज्यादा समय तक आप किसी भूमि पर ऐसे भी कृषि नहीं करेंगे ना, तो वहाँ का उपजाऊपन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, पूरी तरह से, तो उसे हम बंजर कह सकते हैं। और अगला है परती भूमि। कुछ भूमि ऐसे थे जो उर्वरक क्षमता पूरी तरह खो चुके होते थे और उन भूमि को उर्वरकता वापस आने तक ऐसा ही छोड़ दिया जाता था, खेती नहीं किया जाता था जब तक उर्वरकता वापस ना आ जाए, तो ऐसे भूमि को बोला जाता था परती भूमि। लेकिन बंजर क्या था, 5 वर्ष से ज्यादा समय तक जिस पर खेती नहीं किया जाता था वो होता था बंजर। इसी प्रकार 3-4 साल तक खेती जो नहीं होता, बंजर जो 5 साल या उससे ज्यादा, परती तो एकदम मतलब उर्वरकता वापस आने तक छोड़ ही दिया जाता था। तो ये 4 प्रकार के हम देखे भूमि, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। पोलज भूमि, चाचर भूमि, परती भूमि और बंजर भूमि, ये 4 प्रकार।